नमस्कार दोस्तों। देश पर तिहरा संकट और विभाजनकारी राजनीति, इसके ऊपर एक छोटा सा डिबेट या डिस्कशन मैं करूंगा। डिबेट तो नहीं है, ये छोटा सा एक डिस्कशन है। इसके ऊपर जो भी चर्चा होगी वो हमें थोड़ा सा एनालिसिस करके हमें ये जानने में मदद करेगी कि असलियत में हमारा देश जा कहाँ रहा है और समस्या कहाँ है और किस तरीके से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और खड्डे में गिरने से बचाना है। तो दोस्तों, असलियत में यदि देखा जाए तो पूरे के पूरे भारत के अंदर इस समय पर तिहरा संकट है, जो ट्रिपल प्रॉब्लम है, या हिंदी में आप जिसे कहेंगे कि हमारे देश के ऊपर यहाँ इस समय पर तिहरा संकट मंडरा रहा है। और ये जो तिहरा संकट है, इसमें एक तरफ इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोरोना जो है वो उससे आंकड़े जो लगातार आ रहे हैं वो हमें निरंतर डरा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो गिर रही है, या दूसरे शब्दों में कहें कि गिरती अर्थव्यवस्था भी एक हमारे लिए बहुत तगड़ा संकट आ चुका है। और तीसरी तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो सीमा पर तनाव जो है वो अपने चरम पर है। अब तीन तरफ देखा जाए, यानी सीमा पर तनाव, कोरोना संकट और गिरती अर्थव्यवस्था, इसने हमारे देश को तीन तरफ से घेर रखा है। और इस तिहरे संकट को हम किस तरीके से निपट रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। यदि आप अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो इसके जितने भी संकेतक यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे संकेतक जो हैं वो बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया कि 2021 के अंदर लगभग हमारी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में 23.9% रहेगी, और जीडीपी जो है वो हमारा माइनस में 9% हो जाएगा। यानी अभी अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो अगले साल 91 रुपये ही कमा पाएंगे। यानी हमारी अर्थव्यवस्था का आकार छोटा हो जाएगा और सुस्त पड़ती हुई नजर आएगी। इसके तौर पर अगर आप देखेंगे तो सीधा प्रहार जो है, सीधा हाल जो है वो रोजगार के रूप में देखने को मिलेगा, प्रगति के रूप में देखने को मिलेगा और रोजगार के रूप में देखने को मिलेगा जो कम है, निजी व्यवसाय के रूप में देखने को मिलेगा, निजी उद्यम जो सीधे सीधे कम हो रहे हैं। यानी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, समस्याएं जो हैं एक के बाद एक देश को घेरती चली जाएंगी और देश एक ऐसे दुष्चक्र में फंसता चला जाएगा, या दुष्चक्र में फंसता जा रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मंदी या बर्बादी या संकट की तरफ, जिसे कहें या फिर यूं कहें कि आर्थिक संकट की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब क्योंकि ये देश जो है वो आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है और ये इसके आंकड़े हमें 2017 से ही देखने को मिल रहे हैं कि 2017 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था की चाल थी वो सीधी थी, यानी वो इस तरीके से ग्रो कर रही थी। लेकिन 2017 के बाद वो जो चाल है वो थोड़ी थोड़ी सुस्त पड़ने लगी। अब ऐसे में कोरोना आ गया, कोरोना का संक्रमण से होती हुई मौतें, संक्रमणों की संख्या सबसे ज्यादा। अब हम जब अगर मार्च की तरफ नजर घुमाकर देखते हैं तो 100, 150, 200 और 500 बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 1 लाख के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। संक्रमण संख्या के साथ साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बहुत तेजी से 1 लाख की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही हमारी सरकारें पीठ थपथपाती हुई नजर आती हैं और ये कहती हैं कि हमारे यहाँ मौतों का आंकड़ा कम है या सब चीजें, लेकिन समस्या ये है कि मौतें हो रही हैं, संक्रमण बहुत ज्यादा है और भले ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो, लेकिन संक्रमण अभी भी रुक नहीं रहा, जिसकी वजह से एक भय का माहौल पूरी की पूरी व्यवस्था के अंदर मौजूद है। जब इन दो चीजों के अंदर आपके पड़ोसी खासकर चीन और पाकिस्तान ने देखा
खासकर चीन ने देखा कि भारत इन दो समस्याओं के अंदर घिरा हुआ है, वो आपकी सीमा पर चढ़ आ गया, यानी सीमा पर अतिक्रमण हुआ। सीमा पर अतिक्रमण हुआ और इस सीमा पर अतिक्रमण के चलते आज के दिन हालात ये हैं कि युद्ध जो है वो किसी भी समय शुरू हो सकता है, किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन आप अपना दुश्मन देखिए कौन है। आपका दुश्मन जो है वो शक्तिशाली है और इतना अधिक शक्तिशाली जो दुश्मन है उससे लड़ने के लिए आपको पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी युद्ध के अंदर। लेकिन हो क्या रहा है, अप्रैल से अगर आप देखें, खासकर जुलाई से अगर आप देखें, तो आपको आपकी जो व्यवस्था है वो किसी और तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ डाइवर्जन पॉलिटिक्स जो है उसको खेला जा रहा है। डाइवर्जन पॉलिटिक्स यानी भटकाव की नीति जो है उसको खेला जा रहा है। इस भटकाव की नीति में जुलाई के पहले हफ्ते में आप लोग अगर सुनते हैं तो आपको विकास दुबे केस सुनने को मिल रहा था कि दुबे ने मारे फिर दुबे को मारा। उसके बाद जुलाई के ही सेकेंड वीक के अंदर आपको राजस्थान का पॉलिटिकल गेम दिखाई देने को लग गया। राजस्थान जो है उसकी राजनीतिक व्यवस्था दिखाई देने लग गई कि असलियत में राजस्थान में मामला क्या चल रहा है, समस्याएं क्या हैं। जुलाई के बाद ही अगर आप देखेंगे तो पूरा अगस्त जो है वो सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर चला और पूरी तरीके से सुशांत सिंह ये, सुशांत सिंह वो, सुशांत सिंह ऐसे, सुशांत सिंह वैसे और पूरा सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द डिबेट और डिस्कशन चला। और अगस्त के बाद अगर आप सितंबर देखेंगे तो यहाँ पर आप फिर दोबारा इसमें डाइवर्जन पॉलिटिक्स अगर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कंगना राणावत की एंट्री हो जाती है, उसके बाद रिया चटर्जी की एंट्री हो जाती है, फिर शिवसेना की एंट्री हो जाती है और उसके साथ साथ शिवसेना के साथ साथ जो है जो एनसीपी से लेकर कांग्रेस की एंट्री हो जाती है। और इन दोनों तीनों महीनों में ना तो बहुत ज़्यादा चर्चा चीन की होती, ना ही बहुत ज़्यादा चर्चा अर्थव्यवस्था की होती और कोरोना को तो आप भूल ही जाओ। चाट पकौड़ियों की दुकान पर भीड़ आपको स्पष्ट शब्दों में नजर आएगी कि कोरोना को हम अपने संक्रमण से हराएंगे। पहले कोरोना हमें संक्रमित करेगा, फिर ऐसे लग रहा हो जैसे हम कोरोना को संक्रमित करेंगे। यानी चीन अर्थव्यवस्था और कोरोना की जो डिबेट है वो तो हमारे टीवी चैनल्स पे से गायब हो चुकी है। चलो इतनी डाइवर्जन पॉलिटिक्स तो ठीक थी, लेकिन सुशांत राजपूत शिवसेना कंगना रिया कांग्रेस, यहां जितने भी एंगल जो नजर आ रहे हैं वहां अगर आप देखेंगे तो एक तो बिहार इलेक्शन आपको नजर आएगा और बिहार इलेक्शन के जस्ट बाद जो बिहार इलेक्शन अभी, फिर उसके बाद बंगाल इलेक्शन नजर आएगा और उस बंगाल इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र के अंदर सरकार जो है वो टूटती हुई नजर आएगी। और इसी दौरान आप लोग एमपी के अंदर टूटी हुई सरकार के बारे में भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इसी दौरान एमपी के अंदर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं अपने आप को अलग कर लेते हैं और सारे का सारा तामझाम इस तरीके से चल रहा है। असलियत में यहीं से डिवीजन पॉलिटिक्स शुरू होती है कि सुशांत सिंह राजपूत को जोड़ा जाता है, सुशांत सिंह राजपूत को जोड़ा जा रहा है बिहार इलेक्शन से। और बिहार इलेक्शन के बाद बीजेपी अपना पोस्टर तक जारी कर देती है जिसके अंदर वो स्पष्ट शब्दों में कहती है, आप लोगों ने ये पोस्टर देखा होगा, यानी बीजेपी सुशांत सिंह राजपूत को भुनाने के लिए, बिहार इलेक्शंस में भुनाने के लिए, इसके न्याय को भुनाने के लिए पोस्टर तक जारी कर देती है बिहार प्रदेश की जो इकाई है। अब अगर आप यहां देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस सीधा बिहार की राजनीति से जुड़ा और बिहार की राजनीति में जब इसका काम पूरा होता हुआ नजर आया तो इसी को सीधा जोड़ दिया गया सीबीआई से और जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उससे
और उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि महाराष्ट्र की जो शिवसेना सरकार है उस पर निशाना लगाया जा सके और इनकी जो तिगड़ी एनसीपी और कांग्रेस के साथ है उसमें किसी भी तरीके की फूट डाली जा सके। यानी यहां तक इनका मामला सही नहीं हुआ तो इससे अगला स्टेप क्या आया? इससे अगला स्टेप आया कि कंगना को हिमाचल की बेटी बताकर वहां पर हिमाचल की बेटी बताया गया, तो उसी के साथ रिया चटर्जी के फेवर के अंदर, यानी अभी जुडिशरी तो है ही नहीं, रिया चटर्जी के मामले के अंदर बंगाल के अंदर जो बंगाल की कांग्रेस की जो कमेटी है या बंगाल कांग्रेस प्रदेश पार्टी है, वहां पर रिया के समर्थन में रैली निकाली गई कि रिया हम तुम्हारे साथ हैं, तुम निर्दोष हो। ये बकवास क्या है सोचकर देखिए। देश के ऊपर संकट मंडरा रहा है, तीन तरफ से देश घिरा हुआ है और राजनीति फुल ऑन चल रही है, और उससे ज्यादा मजे की बात लोग तो सोच ही नहीं रहे, लोगों को तो मजा आ रहा है कि वाह क्या राजनीति हो रही है। रिया चटर्जी पकड़ी गई, ड्रग्स केस में इसका नाम उसका नाम, ऐसे नाम वैसे नाम। इस इतनी ज्यादा चर्चा टीवी न्यूज चैनल्स पर भी हो रही है और मीडिया हाउसेस की भी मती मारी गई है, जो केवल और केवल टीआरपी के अंदर लोगों को बहका रहे हैं, लोगों के अम्यूजमेंट के लिए एहसास दिला रहे हैं कि सरकार बड़ी ताकतवर है जो एक एक को उखाड़ कर फेंक रही है। एक नशा सा छाया हुआ है सरकार का और एक नशा सा छाया हुआ है विपक्ष का। और यहां पर विपक्ष की आलोचना यह है कि वो इतना निकम्मेपन के अंदर सोया हुआ है कि उससे अपनी पार्टी तक नहीं संभल रही है, और जब वो पार्टी संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो पार्टी के अंदर ही इतना ज्यादा उठापटक है कि काम के मुद्दों के ऊपर उसे सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन उनके पास ट्वीट करने के अलावा टाइम ही नहीं है। तो समस्या दोनों तरफ से है। देश जो है वो आंतरिक विभाजन की तरफ बढ़ रहा है, और आपका जो दुश्मन है वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि विभाजित समाज के साथ आप एक मजबूत दुश्मन के साथ कैसे लड़ेंगे। कोरोना ने आपकी ये जो ग्रोथ जो धीरे धीरे नीचे जा रही थी उसे एकदम से नीचे ऐसे गिरा दिया है। कोरोना ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बर्बाद किया। रही सही कसर जो है आपके राजनीतिज्ञों ने पूरी कर दी। विविधताओं वाला देश है, जरा जरा सी बात के ऊपर एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हुए हम लोग देर नहीं लगाते, और यही एक कारण है कि हम लोगों के अंदर लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो घटिया स्वरूप है वो इस समय पर नजर आता है, जब पूरी की पूरी जो सरकार है वो अपना मैनिपुलेशन मीडिया का इस तरीके से करती है, मीडिया की जुगाड़बाजी इस तरीके से करती है कि सिर्फ और सिर्फ उसको अपने वोट बैंक नजर आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। उसे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक नजर आता है, इससे ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आता। तो दोस्तों असलियत में समझिए आपकी जो विभाजनकारी नीति है वो देश को लेकर कहां जा रही है। विभाजनकारी नीति देश को खड्डे में लेकर जा रही है, देश को बर्बादी की तरफ धकेल रही है, और आगे आने वाले समय में ये जो विभाजनकारी नीति है हो सकता है ये देश के लिए कोई बड़ा संकट पैदा करते। इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों को ये सलाह दी जा रही है कि भाई मान जाओ, अपनी राजनीति को साइड में रखो, एकजुट होकर खड़े रहो और बॉर्डर के ऊपर जो समस्या है उससे निपटो, हमारी अर्थव्यवस्था से जो समस्या है उससे निपटो, और उसमें नंबर पाने के बाद आप अपने आप को सफल या असफल घोषित करो। हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके से चल रही है, कितने नंबर आ रहे हैं, उसमें नंबर पाने के बाद अपने आप को सफल और असफल घोषित करो, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी के साथ आज के ये सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बस यही एक कहा जाना चाहिए कि विभाजनकारी नीति को छोड़ा जाए। धन्यवाद।